हेलो दोस्तों। तो हमारी सीरीज जो एनसीईआरटी की शुरू हुई थी उसमें मैं आपका क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ आज, जो है आपका द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप के अंदर जो नेशन स्टेट्स हम देखे थे पहले कैसे बन रहे हैं, उनमें क्या क्या कमियां रही या कैसे वो बने, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाएगी। जैसे कि चलो शुरू करते हैं। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी Europe, you will find that there were no nation states as we know them today। तो जब हम मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का मैप देखते हैं तो हमें वहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आज के हमें नेशन स्टेट मिल रहे हैं। नेशन स्टेट का मतलब है कि आज की जो यूरोपियन जैसे छोटी छोटी कंट्रीज हैं उस तरीके से यहाँ पे कोई भी कंट्री हमें देखने को नहीं मिल रही है। वहाँ पे क्या होते थे पहले कि किंगडम हुआ करते थे, राजाओं का राज होता था और किंगडम हुआ करते थे। छोटे छोटे अलग अलग किंगडम है, जर्मनी में भी कई सारा, जैसे जर्मनी ले लें अपन एग्जांपल के लिए, या फ्रांस ले लें। तो जो फ्रांस है वो कई सारे किंगडम्स में बंटा हुआ था। एक आज जैसा हमें फ्रांस दिख रहा है ऐसा वो फ्रांस नहीं था। जैसे कि आगे देखिए, व्हाट वी नो टुडे जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। और ये जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड है, ये किंगडम, डचीज और कैंटन्स में बंटा हुआ था, जिनके खुद के अपने अपने जो राजा थे उनके खुद की अपनी अपनी टेरिटरीज हुआ करती थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। और जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप को हम देखते हैं तो वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर में थी, जो जिसकी जो टेरिटरी के अंदर बहुत सारे डाइवर्स पीपल रहा करते थे, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोग वहाँ पे रहा करते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। जैसे कि फ्रांस में नेपोलियन ने किया या फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुई तो उन्होंने जो कलेक्टिव आइडेंटिटी देखी तो ये एक कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे या कोई कॉमन कल्चर शेयर नहीं किया करते थे। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। और वो अलग अलग लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे और अलग अलग ग्रुप से, एथनिक ग्रुप जो हैं उनके अलग अलग कल्चर से बिलोंग किया करते थे। तो आपके इसमें जो एग्जांपल दिया गया है वो हाब्सबर्ग एम्पायर का दिया गया है। देखिए, द हाब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जांपल वाज ए पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल्स। और ये जो हाब्सबर्ग एम्पायर है जो ऑस्ट्रिया हंगरी पे राज करता था वो बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स और पीपल्स का पैचवर्क था, छोटे छोटे टुकड़े। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से ये छोटे छोटे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स हैं, इनका एक पैचवर्क हो था। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। तो यहाँ पे जो देखिए अल्पाइन रीजन आता है, टायरोल आता है, ऑस्ट्रिया आता है, सुडेटलैंड आता है और साथ ही साथ में बोहेमिया आता है, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो था वो प्रीडोमिनेटली थी और वो जर्मन स्पीकिंग थी, यानी कि यहाँ के जो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह हैं वो जर्मन स्पीकिंग बोलते थे। ठीक है, जर्मन स्पीकिंग थे। इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड विनीशिया। और इसके साथ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस भी थे, जो कौन से थे, लोम्बार्डी और विनीशिया थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार वाइल द अदर्स हाफ ऑफ ए वैरायटी ऑफ डायलैक्ट्स। और हंगरी के अंदर आधी जो पॉपुलेशन है वो मैग्यार बोलती थी और बाकी की आधी अलग अलग डायलैक्ट्स, अलग अलग बोलियों बोलती थी। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। और गैलिशिया के अंदर जो एरिस्टोक्रेसी है वो पोलिश बोलती थी। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप देयर आर आल्सो लिव्ड within the boundaries of the empire a mass of subject peasants people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniola, Croats to the south and Romans to the east in Transylvania। ठीक है, तो सॉरी ये क्या आ गया पता नहीं। तो हम देखते हैं तो गैलिशिया के अंदर जो एरिस्टोक्रेसी वो पोलिश बोल रही है और इन तीन जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी इसकी बाउंड्री है, एम्पायर की जो बाउंड्री है उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते थे जो पीजेंट्स लोग थे, जैसे कि बोहेमियन, स्लोवाक्स नॉर्थ की साइड में थे, स्लोवेन्स जो थे वो कार्नियोला की साइड में थे, क्रोएट्स साउथ में थे और रोमन जो थे वो ईस्ट में ट्रांसिल्वेनिया साइड में रहते थे। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। और इस तरीके के जो डिफरेंस है वो एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी को क्रिएट इजीली नहीं कर सकते थे। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएगी। उन दिक्कतों को पार करने के बाद ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी को क्रिएट
कर पाएंगे। द ओनली टाई बाइंडिंग दी डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज ए कॉमन एलिजेंस टू द एम्प्रर। और इसका जो था सिर्फ क्या बांध के रखा था टाई बाइंडिंग दी डाइवर्स ग्रुप को, कि वो एक कॉमन एम्प्रर के अंडर में थे, यानी कि इनका जो राजा था वो एक ही था, इसलिए ये सिर्फ बंधे हुए थे। बाकी इनके जो कल्चर है, जो इनकी बोलियां हैं, जो इनका रीजन है, वो सब अलग अलग था। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। और इसी तरीके से इस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि नेशनलिज्म और जो नेशन स्टेट का आइडिया है वो कैसे आया। तो आगे चलते हैं, देखिए। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडल क्लास। तो अब हम देखते हैं कि एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होती है। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कंटिनेंट। अगर सोशली देखें, सोसाइटी के अंदर देखें, या पॉलिटिकल के अंदर देखें, राजाओं वगैरह के देखें, तो जो जिनके ऐसे एरिस्टोक्रेट जिनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, वो डोमिनेंट थे, वो प्रभावशाली थे इस कंटिनेंट के अंदर। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। और इसके जो भी मेंबर्स थे, जितने भी मेंबर्स हम देख रहे हैं, वो सब क्या थे, यूनाइटेड थे, एक साथ बंधे हुए थे, चाहे उनके रीजनल डिविजन्स कितने भी अलग अलग हों, चाहे वो कहीं पे भी रह रहे हों, जैसे कि आप देखें चाहे वो फ्रांस में रह रहे हों या फिर वो जर्मनी में रह रहे हों, ठीक है, वो कहीं पे भी रह रहे हों, इनका कल्चर अलग है, बोलियां अलग है, सारा कुछ अलग है, पर फिर भी वो क्या थे, यूनाइटेड थे। कैसे थे, तो यही हमें देखना है कि वो यूनाइटेड कैसे थे। तो पहला है दे ओन स्टेट इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेज। तो उसने क्या कहा कि वो कंट्री साइड गाँव, तो वो गांव की साइड में उनके स्टेट्स प्रॉपर्टी वगैरह थी, फार्म हाउसेज वगैरह कुछ भी होंगे, और साथ में टाउन हाउसेज थे, शहरों में भी उनके घर थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो ये जब भी मिलते थे एरिस्टोक्रेट्स वगैरह, तो ये आपस में फ्रेंच बोला करते थे, ताकि एक ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर की जाए फ्रेंच को, इसलिए फ्रेंच बोला करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और इनकी फैमिलीज क्या है कि आपस में मैरिज से भी बंधी हुई रहती थी। जैसे कि हमने देखा कि जो फ्रांस है, फ्रांस का राजकुमार है, उसकी जो है शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से फ्रांस का है, तो ये अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी क्या है, ये दोनों आपस में मैरिज से बंधे हुए होते हैं। कौन कौन, फ्रांस का राजा और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। तो इस तरीके से ये आपको बताया गया है। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप। और ये जो एरिस्टोक्रेसी है वो अगर नंबर में देखें, न्यूमेरिकली मतलब कि नंबर्स में देखें, तो बहुत छोटा है, स्मॉल ग्रुप है। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। और मेजोरिटी में कौन है, पॉपुलेशन की मेजोरिटी में कौन है, पीजेंट्री या किसान लोग जो हैं वो मेजोरिटी में आते हैं। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म बाय टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs। तो अगर हम मान लें कि ये पूरा एक यूरोप है, तो इसको अगर बीच से डिवाइडेड कर दें, तो ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट साइड हो गया। तो ये क्या कह रहा है, वेस्ट की साइड में जो लैंड है वो टीनेंट्स या स्मॉल ओनर्स के द्वारा, जैसे छोटे छोटे ओनर्स हैं, इनके द्वारा सर्व कल्टिवेट की जा रही है। और ईस्ट साइड में देखें तो बड़े बड़े फार्म हाउसेज, बड़े बड़ी लैंड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये जो बड़ी बड़ी लैंड्स हैं, इनको कौन कल्टीवेट कर रहा है, जो सर्फ्स थे, जो बेकार लोग, जिनको पैसा नहीं दिया जाता था काम करने का, ऐसे लोग यहाँ पे वर्क कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या था कि किसी ने रेंट ले लिया, रेंट पे ले लिया किसी दूसरे की ज़मीन, या खुद की ज़मीन को ही वो जो ओनर है वो खुद ही क्या कर रहा है, वो खुद ही इसको कल्टीवेट कर रहा है। तो आगे चलें। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेज हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। जिसका एग्जिस्टेंस किसके लिए है, प्रोडक्शन ऑफ फॉर द मार्केट के लिए है। तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पार्ट में हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे टाउन्स की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके कारण यहाँ पे कॉमर्शियल क्लास हमारे एग्जिस्टेंस में आती है, एक कॉमर्शियल क्लास बनती है जो मार्केट के लिए प्रोडक्शन करने के लिए जानी जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th
सेंचुरी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंग्लैंड के अंदर वो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और जो इंग्लैंड के अंदर मिड 18th में अगर आप देखें तो मिड 18th में शुरू हो गया था, जबकि फ्रांस और जर्मन स्टेट्स में ये 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स इन तो अगर हम देखें कि जब ये स्टार्ट होता है तो नए नए सोशल ग्रुप्स हमारे सामने आते हैं, जैसे कि एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है या मिडिल क्लास है जो इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलके बनी है, बिजनेसमैन आते हैं और प्रोफेशनल्स इसमें आते हैं। तो इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल द लेट 19th सेंचुरी। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर ये जो ग्रुप है ये बहुत थोड़े नंबर में थे, स्मॉलर क्वांटिटी थी इनकी। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल्स middle classes that ideal of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity। तो इसके अंदर जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे, लिबरल लोग जो थे मिडिल क्लास के, तो इन्होंने क्या किया कि नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है वो लेके आए, और साथ में क्या कहा कि जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज मिल रही है, जो एरिस्टोक्रेट्स को सुविधाएं वगैरह मिल रही है, उसका खात्मा होना चाहिए। अबोलिशन होता है ख़त्म होना, तो उसका ख़त्म होना चाहिए। ये आइडिया जो है वो पॉपुलर होने लग गए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो अब हम देखते हैं कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म है, पहले हमने नेशनलिज्म समझा, फिर लिबरल समझा, अब हम समझेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म क्या है। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो जब नेशनल यूनिटी की हम बात करते हैं स्टार्टिंग की 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर, तो वो किससे जुड़ा हुआ होता है? वो जुड़ा हुआ होता है लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीन्स फ्री। और ये जो लिबरलिज्म है ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है लाइबर, उससे निकला है और उसका मतलब होता है फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। और ये जो नई नई मिडिल क्लास जो आई है सामने, इसके लिए इस लिबरलिज्म का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है कि एक तो इंडिविजुअल को फ्रीडम हो कि वो कहीं पे भी घूम सके, कोई भी काम कर सके, इस तरीके की उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। और साथ में जो लॉ के सामने इक्वलिटी है, लॉ के सामने सब बराबर होंगे, ये सारी बातें वो कह रहा है। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और साथ ही में वो पॉलिटिकली क्या कह रहा है कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कंसेंट के ऊपर चले, जिसका कोई उत्तरदायित्व हो, जो जवाबदेही ले, जवाबदेही जिम्मेदारी से अपना काम करें, ऐसी वो गवर्नमेंट चाहते हैं। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। और जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब से लिबरलिज्म क्या माना जाने लगा कि भी ऑटोक्रेसी का खात्मा हो जाए, ऑटोक्रेसी और जो क्लरिकल प्रिविलेज हैं, जो क्लर्क्स वगैरह वहाँ के थे, जो भी ऑफिशियल्स थे, उनको जो प्रिविलेज मिल रही थी वो ख़त्म हो जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जिसके अंदर इलेक्ट होकर रिप्रेजेंटेटिव आए और वो पार्लियामेंट में बैठ के अपना काम करें। ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सामने बाहर निकल के आते हैं। ये जो आइडियाज़ हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आते हैं। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस्ड इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और 19th सेंचुरी के अंदर लिबरल्स क्या जोर देते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यट इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। तो यूनिवर्सल सफरेज क्या है? राइट टू वोट। यहाँ पे देखिए सफरेज का मतलब है द राइट टू वोट, की वोटिंग राइट जो है वो इक्वलिटी के अंदर, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की ये बात कर रहे हैं उसके अंदर ये नहीं आता कि भी सबको क्या मिले, वोटिंग राइट्स मिले। ठीक है, तो यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ऑनिंग मैन। तो हम देखते हैं कि जब रिवोल्यूशन हुआ था उसके अंदर जो फ्रांस था उसने क्या कहा था कि जो पहली पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट उसने किया था लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, जिसमें राइट टू वोट था और जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट होके आए थे, तो वो जो वोटिंग राइट मिले थे वो किसको मिले थे? जिनके पास प्रॉपर्टी थी और साथ में वो मैन होने चाहिए, आदमी होने चाहिए। वुमेन्स को यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं दिए गए। वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया
गया था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। तो यानी कि मैन विदाउट प्रॉपर्टी, जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, और सभी वुमेन्स जो हैं उनको इस पॉलिटिकल राइट से अलग बाहर रखा गया था। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। और एक जो छोटा सा पीरियड आया था जैकोबिन्स का, उसके अंदर सभी एडल्ट मेल्स जो हैं, जिसमें प्रॉपर्टी का कोई उन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा था, पर वुमेन्स को यहाँ पे भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। यहाँ पे वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ जितने भी एडल्ट मेल्स थे उनको दिया गया था। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor subject to the authority of fathers and the husband। और जो नेपोलियन कोड की अगर हम बात करें तो उसने भी लिमिटेड सफरेज दिया था और वुमेन्स को कहाँ रिड्यूस कर दिया था, उनका जो स्टेटस था वो एक माइनर की तरह कंसिडर किया जाता था, जो किसके अथॉरिटी के अंदर रहेगा, अपने फादर की या अपने हस्बैंड की अथॉरिटी में वो रहेंगी। ये उनकी बात नेपोलियनिक कोड में ये बात कही गई थी। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। और जो 19th सेंचुरी है या अर्ली 20th सेंचुरी है, उसके अंदर वुमेन्स और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे वो एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन शुरू करते हैं, मूवमेंट वगैरह शुरू करते हैं, जो डिमांड करते हैं कि उनको भी राइट टू वोट या इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर, ये तो पॉलिटिकल की बात हुई, पर इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर लिबरलिज्म क्या होता है। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो ये लिबरलिज्म क्या स्टूड करता है कि मार्केट्स की फ्रीडम होनी चाहिए और साथ ही साथ में जो स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि गुड्स और कैपिटल अगर एक जगह से, जैसे कि ये ए है और ये बी है, अगर यहाँ ए से बी में कोई भी गुड्स या जा रही है तो इस पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। ये रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट को हटा लेने हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए ताकि हम इजीली ए से बी में या बी से ए में ट्रेड कर सकें। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडल क्लास। और जो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग है उसमें ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी मिडिल क्लास की। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, जर्मन स्पीकिंग रीजन का ले रहे हैं जो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ए कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो नेपोलियन की जो यहाँ पे देखिए नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं उन्होंने क्या किया कि एक जो काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थी उनका एक कन्फेडरेशन बना दिया, जिनको इसके अंदर 39 स्टेट्स थे, यानी कि 39 छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के उन्होंने एक बड़ा कन्फेडरेशन बना दिया। ईच ऑफ दीज पजेस्ट इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर। पर इनके साथ दिक्कत क्या थी कि सभी के पास उनकी खुद की करेंसी थी और खुद के वेट एंड मेजर्स थे। अब एग्जांपल में देखिए, a merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay custom duty of about 5% at each one of them। तो एक मर्चेंट जो है वो अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, जिसको न्यूरेमबर्ग को हम एच से लिख देते हैं, न्यूरेमबर्ग को एन से लिख देते हैं, एच से एन में जा रहा है, 1833 की बात कर रहा है, 1833 के अंदर वो अगर जा रहा है अपनी गुड्स को बेचने के लिए, तो इसके बीच में 11 कस्टम बैरियर्स आते थे जहाँ पे उसको टैक्स देना पड़ता था। इन 11 जगहों पे उसको टैक्स देना पड़ता था और ये टैक्स कितना था कि 5% था, जितना भी उसका सामान है उसका 5%, हर जगह पे 5% वो देता जाएगा। ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और ये जो 5% है किस पे लगेगा कि वो कितना गुड एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, कितनी गुड्स लेके जा रहा है, उसके ऊपर वो कितने वेट का है, उसका कितना मेजरमेंट है, कपड़ा वगैरह लेके जा रहा है तो उसका क्या मेजरमेंट वगैरह है, उसके ऊपर वो सारी जगह पे 5% देता हुआ जाएगा। एज ईच रीजन हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। और जैसे कि इसका अलग अलग, यहाँ से उसने 11 जगहों को पार करते हुए गया तो 11 रीजन्स को वो पार करते हुए गया और हर रीजन पे अलग अलग वेट एंड मेजरमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इस कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, और हर जगह पे वो कैलकुलेशन करेंगे कि भैया हाँ 5% इसका कितना बनता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग था, ये जो कैलकुलेशन थी ये टाइम कंज्यूमिंग थी। द मेजर्स ऑफ क्लॉथ
फॉर एग्जाम्पल वॉज द एल। तो ये जो मेजर्स है क्लोथ का मेजर किस में करते थे, वो एल के अंदर करते थे, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। और यहाँ पे जितने भी रीजन्स हैं उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट लेंथ क्या कंसिडर किया जाता था। जैसे कि एन एल ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बोट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, इन मेंज 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर और फ्रीबर्ग 53.5 सेंटीमीटर। तो ये है कि अगर आपने एक एल खरीदा है, एक एल का कपड़ा खरीदा है, तो अगर आप फ्रैंकफर्ट में हैं तो आपको 54.7 सेंटीमीटर मिलेगा, मेंज में है तो 55.1 सेंटीमीटर मिलेगा, न्यूरेमबर्ग में है तो 65.6 मिलेगा और फ्रीबर्ग में है तो 53.5 सेंटीमीटर मिलेगा। और इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, टैक्स लगेगा। 5% का जो हम टैक्स देख रहे हैं वो इन सब के अकॉर्डिंग लगेगा। सच कंडीशन were viewed as obstacle to economic exchange and growth by new commercial class who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो ये जो कंडीशंस हैं ये एक ऑब्स्टेकल की तरीके से, बाधाओं की तरीके से देखी गई जो इकोनॉमिक एक्सचेंज में, जो इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में या जो न्यू कमर्शियल क्लास है उसको अपनी ग्रोथ करने में दिखाई देती है। और वो इसके लिए आर्ग्यू करते हैं कि एक ऐसा यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाई जाए, क्रिएशन किया जाए, क्रिएट किया जाए, जो बिना किसी हलचल के मूवमेंट ऑफ गुड्स को, पीपल्स को और कैपिटल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। इन 1834 ए कस्टम यूनियन और जोल्वरिन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। और 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन बनी जोल्वरिन, जो पर्शिया के इनिशिएटिव पर्शिया ने बनाई। पर्शिया ने सोचा इस समस्या के बारे में और उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने जोल्वरिन वगैरह बनाई, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनाई थी। तो इसी को देखते हुए जो अधिकतर जो बाकी के जर्मन स्टेट्स हैं उनमें भी जोल्वरिन यूनियंस का क्रिएशन होने लग गया था। द यूनियन अबोलिश टैरिफ्स बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। और इस यूनियन ने क्या किया, जो टैरिफ बैरियर्स थे जैसे कि 11 कस्टम ड्यूटी उनको देनी पड़ रही थी उसको ख़त्म कर दिया और साथ ही साथ में जो करेंसीज हैं उसको 30 से, पहले यहाँ पे लगभग 30 करेंसी चलती थी जिसको चेंज करके 2 करेंसी उन्होंने काउंट कर दी कि भैया ठीक है आप इन 2 करेंसियों में वर्क कर सकते हो। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और उसके बाद में जो रेलवे का नेटवर्क है उसने भी क्या किया, मोबिलिटी को अच्छा खासा बढ़ा दिया, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है और साथ ही साथ में नेशनल यूनिफिकेशन को भी बढ़ा रहा है। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और इसी टाइम पे एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वेव शुरू होती है, जो नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट्स हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रो हो रहे हैं वो भी क्रिएट हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।